दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और हमारी इस चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का, और किस तरीके से हमने हमारे 12 की 12 चैप्टर के आपको पता भी नहीं चले और आपने 12 चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद वन बाय वन इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें यानी कि फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपको क्या बताया गया है? इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमारे भारत के आजाद हो जाने के बाद हमने कैसे अपना एक संविधान बनाया हुआ था और संविधान को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा गया, किस तरीके से डिबेट्स हुई, क्या नीड हुई, क्या डिस्कशंस हुए, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो सबसे पहले समझते हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि व्हाट आर द नीड्स जिसकी वजह से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो क्या जरूरी था? सबसे जरूरी था हमें, क्योंकि अब हम एक नया देश बनाने वाले हैं, तो इस देश को एडमिनिस्टर करने के लिए, इस देश को गवर्न करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए थे, कुछ लॉज चाहिए थे, जिसकी मदद से हम हमारी सोसाइटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकें। उसके बाद नीड थी एक, आप बोल सकते हो एक सिस्टम की, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, एक पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसकी मदद से आप हमारे देश को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है जी। तो इसके कारण हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, साथ ही साथ जो एक सेंट्रलाइज यूनियन या सेंट्रलाइज स्टेट वाला जो सिस्टम होता है उसको हमने चुना हुआ था। उसके बाद हमने बात करी कि जब हमारे इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें इतनी सारी वेराइटी है, तो उसमें जरूरी है कि सभी को इक्वालिटी मिले, सभी को जस्टिस मिले। तो इन पर्टिकुलर आइडियल्स को लेकर हमने हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी जाए तो भाई कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, उसके तहत उसके अंडर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया, जिसे इनडायरेक्ट मेथड इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर बनाया गया था। तो जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे, है ना, वहां पर क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। अब शुरुआती समय पर कितने मेंबर्स हैं भाई? शुरुआती समय की अगर बात करें तो 389 मेंबर्स हैं, और बाद में पार्टीशन के बाद यहाँ पर 299 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर इस असेंबली का पार्ट बनते हैं। ठीक है जी। प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करी जाए जिसके अंडर हमारे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, तो उसके हेड थे हमारे कौन? उसके हेड थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है जी। चलिए अब वर्किंग ऑफ द असेंबली को समझ लेते हैं। तो 2 साल 11 महीने तक ये असेंबली जो है अपना काम करती है। ठीक है, 9 दिसंबर से 1946 से अपना काम करना शुरू करती है, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इनका काम जो है वो खत्म हो जाता है। टोटल 166 डेट की डिबेट्स हुई थी यहाँ पर, और अलग अलग इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया था। अब किन इश्यूज को डिस्कस किया गया था तो वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हुई किस चीज की, कि फेडरलिज्म, यानी कि भाई हमारा जो कंट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होंगी या सेंटर्स के पास ज्यादा पावर होंगी। उसके बाद बात हुई किस चीज की, रिप्रेजेंटेशन की, कि भाई जो हमारी माइनॉरिटीज है उन माइनॉरिटीज को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले हैं या फिर रिजर्वेशन देने वाले हैं, उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद डिस्कशन हुआ चीज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, कि भाई एक्चुअल माइनॉरिटीज कौन है, क्या वो माइनॉरिटीज आपकी रिलीजियस टर्म्स में है, क्या वो माइनॉरिटीज आपकी इकोनॉमिक टर्म्स में है, क्या वो माइनॉरिटीज आपकी सोशल टर्म्स में है, या फिर विमेन है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाए हुए थे, फंडामेंटल राइट्स बनाए हुए थे, और उन राइट्स के थ्रू इन सभी माइनॉरिटीज को सेफगार्ड, इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद अगला जो इशू जो यहाँ पर डिस्कस किया गया वो क्या था, वो था लैंग्वेज का, कि भाई हमारे देश जो है जिसमें इतनी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, उनमें से हमारे देश की भाषा कौन सी होने वाली है, क्या वो हिंदी होगी, क्या वो इंग्लिश होगी, या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज होगी। तो इस लिंग्विस्टिक डिबेट को भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जब हमारा संविधान बन रहा था तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करे थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये वही समय है जब हमारे देश में एक तरफ हमारा संविधान बन रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमारा देश जो है वो बट रहा था, यानी कि हमने पार्टीशन के चैलेंजेस देखे थे, कई सारे वॉयलेंसेस, कई सारे राइट्स जो है वो हमने हमारे देश में उस समय पर देख रहे थे। उसके बाद बात करी जाए कि भाई रिफ्यूजीज जो एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तो उन्हें टैकल करना, उन्हें रिहैबिलिटेट करना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद बात
बात करी जाए प्रिंसली स्टेट्स की, तो भाई प्रिंसली स्टेट जो इतने 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें इंडिया के साथ अकोमोडेट करना, इंडिया यूनियन के साथ जोड़ना, वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज हुआ। उसके बाद कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि भाई नया देश बना रहे हैं तो कई सारे इकोनॉमिक हर्डल्स होंगे, देश की इकोनॉमी को रन करना है, वो सभी चीजें। और सबसे बड़ा इलिटरेसी कि भाई जब आप अपने देश को डेमोक्रेटिक बना रहे हैं तो उस डेमोक्रेटिक राइट्स को देते समय आपकी जनता का जागरूक होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने राइट टू वोट का सही इस्तेमाल कर पाएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ चैलेंजेस जो है वो उस समय पर फेस करे गए। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ आइडियल्स की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करे गए हैं, उनकी मेन आप बोल सकते हो सोल है। ठीक है, तो सबसे पहले लाया गया क्या, 13 दिसंबर को लाया गया 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू, और यहां पर उन्होंने बताया कि हमारे देश क्या होगा, एक सॉवरेन देश होगा, जस्टिस और इक्वालिटी हम इसे यहां पर प्रमोट करेंगे, और फेडरल और सेक्युलर नेचर होगा हमारे देश का। उसके बाद अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो इस प्रियम्बल के थ्रू क्या बताए गए, वो आइडियल्स बताए गए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन है, और उन्हीं के थ्रू उन्हीं के बेसिस पर हमारा पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो कौन कौन से आइडियल्स हैं भाई, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। और इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और जिसे फाइनली अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट किया जाता है कब, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कुछ ऐसी टिप्स आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे चीट कोड्स जो थे जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें, जिसके बेसिस पर आप हमारा पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन हम इसके सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पैटर्न क्या होने वाला है। तो 5 ग्रुप में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, उसके बाद होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, देन हम बात करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। अब क्योंकि इस चैप्टर से कोई मैप नहीं आ रहा है आपको, इस कारण से इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेम द 2 सिविल सर्वेंट्स हु गिव वाइटल असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपको 2 सिविल सर्वेंट्स के बारे में बताना है जिन्होंने हमारे संविधान को बनाते समय वाइटल असिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। तो कौन कौन है भाई, BN राव, SN मुखर्जी, सोमनाथ लहरी, GB पंत, TA रामलिंगम एंड RV धोलेकर, श्रीमती G दुर्गाबाई, K संथारम। कौन होंगे, आंसर होगा हमारा BN राव एंड SN मुखर्जी। अब देखो ये जो वीडियो है ना, अगर आप इस चाहे तो 2x की स्पीड पर देख सकते हो, अपने क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम पीरियड है और बहुत क्रूशियल है आपका टाइम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखते जाओ, उनके एक्सप्लेनेशन को समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रीड द बिलो स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे। सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्या ये बात है? जी हाँ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, है ना, डायरेक्टली लोगों ने जाकर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के थ्रू वोट नहीं हुआ था। प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे और उन प्रोविंशियल असेंबली से कुछ मेंबर्स को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था। उसके बाद अगला स्टेटमेंट हुआ गोविंद वल्लभ पंत अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या ये बात थी? जी हाँ, बिल्कुल सही है। श्री शंकर देव राव एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज अ नेशनल लैंग्वेज। जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट करी थी गांधी जी के इन्फ्लुएंस में। एंड NG रंगा काउंटेड ट्राइबल्स अमंग माइनॉरिटी। NG रंगा ने किसे प्रमोट किया था? ट्राइबल्स को प्रमोट नहीं किया था। उन्होंने जो हमारे देश की मास थी, है ना, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव सेक्शन था, उसको यहाँ पर वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका A। अच्छा, इसमें ऑप्शन अगर पीछे, तो ये वाला आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट होने वाला है। सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946, है ना। क्या ये बात थी? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देन द असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, बिल्कुल थे उसमें। द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हैड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या ये बात सही है? नहीं, मुस्लिम लीग के मेंबर कम थे और सबसे ज्यादा मेंबर किसके थे? कांग्रेस के थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स। क्या ये बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही हो गई ये बात। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया? तो C जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द बिलो क्लूज आइडेंटिफाई द पर्सन। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को भी नहीं मिल रहे किसी प्रैक्टिस बुक में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसे क्लूज पढ़कर जाना है, उस पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा या उनका कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिया और उस स्टेटमेंट से आपको जानना होगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ था उस असेंबली में, ठीक है। सो इन वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ कांग्रेसमैन फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस मेड एन एग्रेसिव प्लेयर दैट हिंदी शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग, ठीक है। सेकेंड है, when told that not everyone in the assembly knew the language, he retorted, people who are present in this house to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be the member of this assembly। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है आरवी धुलेकर साहब की, ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड प्रोविंस से थे और इन्होंने बोला हुआ था कि हर वो इंसान जिसे इस असेंबली में वो बैठा हुआ है जब हम भारत का संविधान बना रहे हैं और अगर उसे हिंदी नहीं आ रही है तो वो इस असेंबली में बैठने के लायक नहीं है, उसे इस असेंबली को छोड़कर चले जाना चाहिए, ठीक है जी। तो किसकी बात हो रही है, आरवी धुलेकर साहब की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्पीकर फ्रॉम द फॉल बिलोज लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लाइन दिए हुए हैं, उनमें से आपको स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है। सो इफ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट यू मस्ट डू नॉट नो एनीथिंग, यू मस्ट डू नॉट डू नाउ एनीथिंग व्हिच मे रेज माय सस्पिशंस एंड व्हिच स्ट्रेंथन माय फियर्स। किसने कहा हुआ था ये, श्री शंकर राव देव, टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार, श्रीमती जी दुर्गाबाई या सी राजगोपालाचारी। किसके स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट है टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार का, ठीक है। चलिए अगला, What did सोमनाथ लहरी want his colleagues to realize? सोमनाथ लहरी जी क्या चाहते थे कि उनके कलीग्स इस बात को रियलाइज करें। The Constituent Assembly was working on the British plans as the British should like it to be worked out. The Constituent Assembly was under the shadow of the British imperialism. कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं, Who said we have freedom only to fight among ourselves? That is the only freedom we have got. किसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए अगला देखें, रीड द बिलो स्टेट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ये बहुत अच्छे से देख लेना बेटा कि करेक्ट बताना या इनकरेक्ट बताना, उसके बाद क्वेश्चन पर सॉल्व करना शुरू करना उसको, ठीक है। तो महात्मा गांधी गेव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज मेड इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ। के संथानम फ्रॉम मद्रास स्ट्रांगली फेवर्ड द राइट्स ऑफ स्टेट, जी हाँ। महात्मा गांधी वांटेड टू कीप हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी नहीं, किसके ऊपर, हिंदुस्तानी के लिए कहा हुआ था उन्होंने, ठीक है जी। तो हिंदी नहीं, कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, हिंदुस्तानी, विच इज द ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट और फोर्थ है वो गलत हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको कुछ पर्सन या पर्सनालिटीज के बारे में बताया हुआ है और उनके सामने उनके रोल बताए हुए हैं जिसे आपको यहाँ पर मैच करना है। सो बी आर अम्बेडकर कौन थे, ही इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद एस एन मुखर्जी इज द चीफ ड्रॉटमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड जवाहरलाल नेहरू जी हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ए के साथ सेकंड आना चाहिए, बी के साथ आना चाहिए आपका थर्ड, तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला, What was the significance of the debates and discussion within the Constituent Assembly of India? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सिग्निफिकेंस बता रहा है डिबेट्स एंड डिस्कशन का जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करी गई थी। There were a formality and had no real impact on the final constitution? नहीं। They allowed for expression of diverse opinion and helped the shape the final constitution? जी हाँ। They were dominated by a single party's view? नहीं। They led to a complete western style constitution? नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला, Why was the issue of princely state crucial during the formation of Indian Constitution? अब यहाँ पर princely states का crucial role आपको यहाँ पर बताना है। So they were already part of the British India and needed no attention? नहीं। They had to be integrated into the new Indian Republic after independence? जी हाँ। They demanded autonomy from the new government? नहीं। They were in favor of Pakistan? नहीं। कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए ना, अब यहाँ पर आपको बताना है कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो एस एन मुखर्जी कौन हुए बेटा, एस एन मुखर्जी इज द चीफ ड्रॉटमैन, ठीक है। अब बी एन राव, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है एस एन मुखर्जी और बी एन राव के साथ। तो ये जो बी एन राव है ना, ये राव का नाम आप कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो। राव लिखने की जगह इनको समझो राय, राय मतलब क्या हुई, सलाह, एडवाइस, ठीक है। तो वो इंसान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अपनी राय दे रहा है, राव दे रहा है, वो कौन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो बी एन राव इज हूम, ही इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बी आर अम्बेडकर कौन हुए, रिनोन्ड लॉयर हुए ये,
ठीक है, और चीफ पॉलिटिशियन यानी के एम मुंशी कौन हो गए, हमारे चीफ पॉलिटिशियन हो गए। तो अगर देखें तो आंसर जाना चाहिए एक के साथ 4, यानी कि बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ जाएगा हमारा सी के साथ कौन सा जाएगा, सी के साथ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो अगला देखें। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग आइडियाज रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज केयरफुली। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाओ। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना कि हर एक स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ऐसे बताया था ना मैंने, पेन लगा लगा के पढ़ो एक एक शब्द को, ठीक है। सो इट शुड बी हिंदुस्तानी विच शुड नीदर बी संस्कृताइज हिंदी नॉर पर्शियनाइज उर्दू बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। क्या ये बात सही है? जी हाँ सही है। इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। क्या ये था? नहीं, लैंग्वेजेस से दूसरे मतलब दूसरी लैंग्वेज थी उनके वर्ड्स को एडमिट के लिए अलाउ किया गया था कि इट शुड एडमिट द वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट इवन फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेजेस बट ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। Now, the national language must develop into a rich and powerful instrument capable of expressing the thoughts and feelings of the people. क्या ये बात सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे देश के लोगों के आइडियाज को, व्यूज को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में केपेबल होनी चाहिए। It could unify Hindi and Muslim. It could unify Hindu and Muslims and the people of the north and south. अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ तक स्टेटमेंट है। Now find out which of these ideas are advocated by महात्मा गांधी। तो कौन से आइडियाज हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए अगला देखते हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अब ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2020 में आया हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट किसने कहा हुआ था। सो आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडियल टू द माइनॉरिटीज एंड विल डू देम ट्रेमेंडस हार्म। इफ दे आर आइसोलेटेड फॉरएवर दे कैन नेवर कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ मेजॉरिटी एंड द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल क्रिपल देम इवन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सो हु अमंग द फॉलोइंग मेड द अबव स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है भाई? ये स्टेटमेंट है गोविंद वल्लभ पंत जी का। चलिए अगला स्टेटमेंट। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे यहाँ पर भी आपको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए अगला। नाउ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वुड प्रूव सुसाइडियल फॉर द माइनॉरिटी। He said there cannot be any divided loyalty. किसने कही थी ये बात? ये बात कही हुई थी आपके जीबी पंत साहब ने। चलिए अगला देखें। हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे डिमांडेड। हंसा मेहता ने क्या डिमांड किया था? जस्टिस फॉर वुमेन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज। किसकी बात कही थी उन्होंने बात कही थी जस्टिस की, कि ना तो हमें रिजर्वेशन चाहिए ना ही हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें बस इक्वालिटी चाहिए, हमें सिर्फ सोशल जस्टिस चाहिए इस समाज में। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज आर द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन। क्या ये बात सही है? जी हाँ। द मुस्लिम लीग अपोज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ। बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सही हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट। द वन हु अर्ज्ड दैट द टर्म माइनॉरिटी बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स वाज। किसने ये बोला था कि भाई माइनॉरिटी जो टर्म है उसे आपको इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना है? कौन है वो इंसान? वो इंसान है एनजी रंगा। और जयपाल सिंह ने किसे सपोर्ट किया था? इन्होंने सपोर्ट किया था ट्राइबल्स को। ठीक है जी। चलिए अगला देखें। Now, according to Mahatma Gandhi, the quality a national language should not have is not have, यानी कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। So rich and powerful instrument बिल्कुल होनी चाहिए। Capable of expressing the whole gamut of human thoughts and feelings, जी हाँ। Not easily understandable, नहीं भाई, understandable होनी चाहिए तभी तो लोग बोलेंगे। अब medium of communication between diverse community, जी हाँ। ठीक है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखें। Who said English played their game under the cover of safeguards? With the help of it, they allude you to a long lull. Give it up now and there is no one to misguide you. किसने कहा हुआ था ये? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, आर वी धुलेकर साहब ने, एन जी रंगा ने या फिर श्रीमती जी दुर्गाबाई ने? किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है आर वी धुलेकर साहब का, जो कि उन्होंने दिया हुआ था किससे रिलेटेड? सेपरेट इलेक्टोरेट से जो है वो रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। चलिए अब ये तो बात हुई हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे किसकी? हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर हम बात करें तो भाई जो कॉलोनियल रूल जो इंडिया 200 सालों से सहन कर रहा था, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या चीजें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय ध्यान रखी हुई थी। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई ये जो हमारा कॉलोनियल
रूल है उसमें हमने क्या देखा, एक्सप्लॉइटेशन देखा है ना, कि जो कॉलोनियल रूल है उसकी वजह से ना सिर्फ सोशल बल्कि इकोनॉमिक दोनों तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो जब हमारे देश को बनाएंगे तो हम क्या देंगे, हम इक्वालिटी, हम जस्टिस, हम अपलिफ्टमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई कॉलोनियल रूल जो है वो शेपिंग कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए उसे देखा गया, एंड द ब्रिटिश रूल हैज मार्क्ड बाय डिनायल ऑफ सिविल राइट्स, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल, और ये सभी डीप इंप्रेशन मार्क कर चुके थे हमारे इंडियन लीडर्स के ऊपर। और इस कारण से जब उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने ये सभी चीजें ध्यान रखी कि इस तरीके का जो इंजस्टिस है वो हमारे लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ ना हो। चलिए अगली चीज उन्होंने क्या देखी, एक रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया, जिन्होंने अपने लोगों को क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जहां पर लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, जहां पर लोगों को जस्टिस मिलेगी, जहां पर लोगों को फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए, और जिनके थ्रू हमारे देश के हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को ये सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एंजॉय करने का पावर दिया गया। नाउ तो डिसीजन जो है वो देखा गया कि भाई चेक एंड बैलेंसेस भी हमें रखना है पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर। नाउ हाउएवर कई सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं बाइकार्मल लेजिस्लेचर जो है, जो आप आरबीआई हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सभी चीजें जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी उसमें हमने हमारा इंडियन अडॉप्टेशन यूज किया था कि वो चीजें कैसे हमारी कंट्री के साथ अब हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सभी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को शो कर रही है। नाउ फर्दर मोर A painful memory of the repressive colonial law led to the inclusion of safeguard against the arbitrary arrest and detention, ठीक है। तो जो रॉलेक्ट एक्ट आया हुआ था, आप सभी को याद होगा रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है, कि किस तरीके से नो वकील नो अपील के थ्रू यहाँ पर लोगों को सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर गिरफ्तार किया जा रहा था। तो इस तरीके से डेरोगेटरी लॉ, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो टायरेनिक जो लॉ होते हैं, टेरानिकल लॉज जो है, वो हमारे देश में नहीं होना चाहिए। उन सभी बातों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। हमारे देश को सॉवरेन भी बनाया गया ताकि हमारे देश के पास इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल दोनों तरीके के पावर्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इश्यूज ओवर नेशनल लैंग्वेज वर इंटेंसली डिबेटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, और ये जो लैंग्वेज वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो लैंग्वेज वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भाई नेशनल लैंग्वेजेस के ऊपर जो डिबेट हुई थी उनको यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या देखा कि भाई कांग्रेस और महात्मा गांधी जो है दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी जो है उसे हमारी नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करने की बात करी, क्योंकि वो उस टाइम पे एक पॉपुलर लैंग्वेज थी जिसमें ना सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू के भी कई सारे शब्द जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड करे गए थे। लेकिन आगे जाकर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती तो वहां पर यूनाइटेड प्रोविंस के जो एक मेंबर होते हैं आरवी धुलेकर साहब, उन्होंने बोला कि हमें जो हमारी लैंग्वेज है वो कैसे यूज करनी चाहिए, संस्कृताइज हिंदी है ना, जिसमें प्योर हिंदी के वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज करे जाने चाहिए। लेकिन फाइनली लैंग्वेज कमेटी यहाँ पर बीच में आती है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई दोनों लैंग्वेज यहाँ पर काम करेंगी। 15 सालों के लिए हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों साथ काम करेंगी, और स्टेट जो है वो अपने हिसाब से एक अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। उसके बाद ट्रांजिशन को एक ग्रेजुअल प्रोसेस बनाया गया। 15 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोविंसेस जो हैं वो वन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। नाउ अब इसका ओपोजिशन देखा गया तो एसजी दुर्गाबाई जो है उन्होंने काफी ज्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट हुआ इस हिंदी लैंग्वेज को लेकर, कहां पर, साउथ इंडिया में। श्री शंकर देवराव जो है वो यहाँ पर एग्री कर जाते हैं हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। लेकिन टी रामलिंगम चेट्टियार जैसे जो साउथ के लीडर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि जबरदस्ती हिंदी लैंग्वेज जो है वो साउथ इंडिया के ऊपर इम्पोज करी जाए, ठीक है, जिससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक सस्पिशन जो है वो जनरेट हो सके। तो ये सभी चीजें जो है वो लैंग्वेज के डिबेट्स को रिलेटेड आपको यहाँ पर अपने आंसर में इंक्लूड करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड एनजी रंगा अर्ज टू इंटरप्रेट माइनॉरिटीज इन इकोनॉमिक टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर बात करी गई है कि एनजी रंगा साहब जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी को वो इकोनॉमिक टर्म्स में ही क्यों यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। सो एनजी रंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इकोनॉमिक टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एनजी रंगा साहब के बारे में बतानी है और फिर उसके बाद आपको उनके फीचर्स या उनकी आइडियोलॉजी जो है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो एनजी रंगा कौन थे? एनजी रंगा वाज अ सोशलिस्ट लीडर, और सोशलिस्ट लीडर होने के नाते उनका ये काम था कि भाई वो मास के बारे में सोचे, देश की जनता के बारे में सोचे, गरीब वर्ग के बारे में सोचे। और इस कारण से उन्होंने बात करी कि माइनॉरिटी कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं हो सकता। माइनॉरिटी जो है अगर आपको उसको लेकर आना है तो आप उस इकोनॉमिक टर्म की बात करिए जो हमारे देश का मास होते हुए, जो हमारे देश की मेजोरिटी होते हुए भी कई सारी बेसिक नेसेसिटीज से कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड है, ठीक है। सो ही वांटेड द माइनॉरिटीज टू बी इंटरप्रेटेड इन द इकोनॉमिक टर्म। द रियल माइनॉरिटी वर द
द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, ठीक है, इसकी इन्होंने यहाँ पर बात करी हुई थी। द लीगल राइट्स वर टू बी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस ऑफ द पुअर इन द विलेजेस, कि जब तक आप हमारे लोगों को इकोनॉमिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं करते तब तक आप उन्हें किसी भी तरीके के पॉलिटिकल राइट्स दे दीजिए, राइट टू वोट दे दीजिए, राइट टू इक्वालिटी दे दीजिए, वो इसे एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आपको लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। नाउ ही सेड दैट इट वाज एसेंशियल टू क्रिएट अ कंडीशन वेयर राइट्स कुड बी एंजॉयड, और इसके लिए उन्होंने किसको बोला कि भाई द पीपल आर डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ट्राइबल लॉज जो हैं उनको वो चेंज करने की बात करते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स जो हैं उन्हें ट्रीट किया गया था एज अ स्लेव, मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइटेड, ट्राइबल्स वगैरह को एक्सप्लॉइट किया था, जमींदार्स ने पुअर विलेजेस को एक्सप्लॉइट किया था। तो ये सभी चीज़ें आपको बताना है कि भाई दीज पुअर पीपल नीड प्रोटेक्शन, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सेफगार्ड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ गोविंद वल्लभ पंत ऑन द यूनिफाइड नेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि भाई गोविंद वल्लभ पंत जो है उन्होंने कैसे यूनिफाइड नेशन के कॉज को कहीं ना कहीं प्रमोट किया था, एम्फसाइज किया था, और ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका सीबीएसई 2022 में, ठीक है। तो अच्छे से समझ के जाना है कि क्या उसके पीछे, तो यूनिफाइड नेशन किसके बारे में बता रहा है, यूनिफाइड नेशन बता रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट वाले बात को, ठीक है। So he gave emphasis on the political unity and strong nation। उन्होंने बोला कि जरूरी है कि हमारे देश में लोग अपने धर्म से बढ़कर किसे माने, देश को माने, क्योंकि जब तक लोग अपने अपने धर्म के लिए लॉयल होंगे तब तक हमारे देश में कम्युनल वायलेंस चलता रहेगा, कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे से लड़ती रहेंगी, और इसके लिए जरूरी है कि हमारा देश आपस में एक ही देश होते हुए उसमें कई सारे बंटवारे नहीं होने चाहिए धर्म के नाम पर, बल्कि हमारे देश में लोग जो हैं वो अपने धर्म के लिए लॉयल ना रहकर सबसे पहले अपने देश के लिए लॉयल रहेंगे, क्योंकि जब तक डिवाइडेड लॉयल्टीज रहेंगी तब तक हमारा देश जो है वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक यूनिफाइड नेशन नहीं बन सकता। सो एवरी इंडिविजुअल्स टू बी मोल्डेड इनटू अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, ईच ग्रुप हैड टू बी असिमिलेटेड विद इन अ नेशन, then citizen had to offer the loyalty to the state, communities to be recognized as a cultural entity, ensure cultural rights, इसके अलावा और कुछ नहीं। members of the communities had to act as equal member of one state, there should not be any divided loyalties, मतलब लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म, अपने अपने कल्चर के लिए लॉयल ना रहकर सबसे पहले अपने देश के लिए लॉयल रहेंगे। citizens are important as they are the basis of the social pyramid, he was against the separate electorate system and wanted India to be as the strong nation, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, द पब्लिक ओपिनियन हैड एन इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है तो उसमें पब्लिक ओपिनियन का क्या रोल था, पब्लिक ओपिनियन से कैसे हमारे डिस्कशन या डिबेट जो थी वो इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। तो क्या बताया गया यहाँ पर, ये बताया गया कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे वो किसके थ्रू इलेक्टेड थे, वो इन पब्लिक्स के थ्रू ही इलेक्टेड थे, इन लोगों के थ्रू ही इलेक्टेड थे, और ये लोग क्योंकि अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो इस कारण से जब वो इस असेंबली में उतरते थे तो अपने लोगों का पक्ष रखते थे, अपने लोगों की बात इस असेंबली में कहते थे, और जब भी कोई डिसीजन होता था तो उस डिसीजन को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता था ताकि लोग जो हैं वो भी उसके ऊपर वाइड डिस्कशन कर सकें, और बाद में जब दोबारा से अगली मीटिंग हो तो इन डिस्कशंस को इस असेंबली में उतारा जा सके, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर इस आंसर को आपको फ्रेम करना है। सो डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। सबसे शुरुआत में आपने इंट्रोडक्शन के इसमें ये पॉइंट लिख दिया, उसके बाद आपने क्या किया कि भाई जो भी आर्गुमेंट्स थी उन्हें न्यूज़पेपर में प्रपोजल के थ्रू पब्लिकली डिबेट किया जाता था। क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म जो है इन द प्रेस टर्न शेप द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच रीच्ड ऑन अ स्पेसिफिक इशू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड देयर व्यूज एंड व्हाटएवर नीड्स दे नीड टू बी डन। Many of the linguists minority wanted the protection of their mother tongue, है ना, जो कि हमने उसका एग्जाम्पल कैसे बताया हुआ है कि भाई मदर टंग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने बात करी। दलित जो है वो कास्ट ऑपरेशन के लिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए उन्होंने बात करी हुई थी, और सभी इंपॉर्टेंट इशूज जो कि कल्चरल राइट, सोशल जस्टिस से रिलेटेड थे वो सभी पब्लिक डिस्कशन के थ्रू ही यहाँ पर सॉल्व करे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिखते हुए, एग्जाम्पल्स को देते हुए अपने आंसर को यहाँ पर जस्टिफाइड करना है, अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट, describe the role of B.R. Ambedkar in highlighting the approach of strong and unified center in the constituent assembly। अब यहाँ पर आपको बताना है कि B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं वो क्यों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड सेंटर की बात कर रहे थे। तो क्या रीजन था, रीजन ये था कि उन्होंने उस समय पर देख चुके थे कि जो B.R. अम्बेडकर साहब है वो पहले खुद सेपरेट इलेक्टोरेट को मांग रहे थे डिप्रेस क्लासेस पर, लेकिन जब उन्होंने पार्टीशन देखा तो पार्टीशन को देखने के बाद उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हमारे देश को बंटवारे के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है,
तो वो अब ये बात समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने बात करी कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हमारे देश से हटाया जाना चाहिए और जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो आप बोल सकते हैं एक्सप्लॉइटेड क्लासेस हैं, उन्हें एक तरीके से आप सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें राइट्स रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की बात जो है वो उन्होंने यहाँ पर इस आंसर में करी हुई है। द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड टू बी अंडरलाइन ऑन द न्यूमरस ओकेशंस सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगन इट्स सेशन। अम्बेडकर जी भी इसी बात का जिक्र करते हैं एंड विच इज क्रिएटेड, है ना, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बताया गया था और उन्होंने मेंबर्स को ये चीज रिमाइंड कराई कि भाई जिस तरीके से पार्टीशन ने हमारे देश को क्या कर दिया, रिप्ड अपार्ट कर दिया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, वैसी चीज ना हो, कम्युनल हार्मनी जो है वो हमारे देश में बनी रहे। इस कारण से हमारे देश को एक यूनिफाइड नेशन होना चाहिए, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट में बटे हुए छोटे छोटे एनक्लेव्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब इसी ही क्वेश्चन का एक और में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें किन आइडियल्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि इन्हीं आइडियल्स के बेसिस पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो प्रपोजल है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक ब्रीफ अकाउंट दिया अबाउट द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, कि हमारा देश आजाद होगा, सॉवरेन होगा, यानी कि उसके पास इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरीके के पावर्स होंगे, और साथ ही साथ रिपब्लिक होगा, यानी कि हमारे देश का जो हेड है वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होने वाला है। ठीक है जी, चलिए उसके साथ उन्होंने आगे बात करी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सभी चीजें हमारे देश के नागरिकों को दिया जाएगा। देन एडुकेट, सेफगार्ड प्रोवाइड करी जाएगी बैकवर्ड और माइनॉरिटीज को, डिप्रेस क्लासेस को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया, इट वाज मेड एन ऑब्जेक्टिव दैट इंडिया वुड कंबाइन द लिबरल आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी विद द सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ द इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों चीजों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। इंडिया वुड ऑल्सो अडॉप्ट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू इट्स पीपल, नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश वुड बी एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सभी चीजें जो है, ये सभी आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो कि हमारे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को क्लियर करे गए कि इन्हीं के बेसिस पर हम हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो चलिए जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इलैबोरेट द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको जो टुमल्टस टाइम वाला जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया हुआ था, पूरा आर्टिकल दिया हुआ था, उससे यहाँ पर आपको अलग अलग इवेंट्स को लेकर अपने इस आंसर को फ्रेम करना है। तो वहाँ पर हमने क्या क्या देखा हुआ था बेटा कि भाई पार्टीशन हो रहा है, प्रिंसली स्टेट्स को अकोमोडेट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे इकोनॉमिक लाइबिलिटीज हमारे देश के ऊपर थी, रिफ्यूजीज को यहाँ पर हमें एक तरीके से उनको मैनेज करना था। तो वो सभी सारे चैलेंजेस जो यहाँ पर थे उन सभी को आपको 1 बाय 1 लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि कई सारे चैलेंजेस हमारे देश के सामने, इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, ये सभी चीजें थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों को अकोमोडेट करना और बैलेंस करना, जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी उस समय पर इतने मासिव लेवल पर थी, तो इन सभी लोगों को एक साथ लेकर आना, एक देश बनाना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। देन अगर बात करी जाए तो इंडिया, दिस चेंज इन द स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द सब्जेक्ट टू रूलर्स। ठीक है, कि अब हमारे देश के जो नागरिक हैं, अब वो किसी देश के, आप बोल सकते किसी राजा के सब्जेक्ट नहीं है, प्रजा नहीं है, अब वो कौन है, अब वो नागरिक है, अब वो सिटीजन है। तो सिटीजन के अकॉर्डिंग उनके पास आप बोल सकते हो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होने चाहिए है, जो जागरूकता होने चाहिए है, ठीक है, जो जरूरी है गवर्नेंस के लिए, वो सभी चीजें यहाँ पर हमारे देश को प्रोवाइड करना था। Then the colonial law rule was over, but it deeply affected India's political and social economic life। ठीक है, कि अगर बात करें कि कॉलोनियल रूल तो खत्म हो गया, लेकिन उसने हमारी इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत ही डेट्रीमेंटल तरीके से यहाँ पर हार्म किया हुआ था। इंडिया जो है पार्टीशन के बाद आप बोल सकते हो काफी तरीके से कई सारे सेटबैक्स हमें यहाँ पर लगे हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया जो था उसमें कई सारे बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस यहाँ पर हमने देखे हुए थे। पीपल ऑफ बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कम्युनल वायलेंस हमने यहाँ पर देखा हुआ था। ठीक है, तो इन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करना, इन सभी चैलेंजेस को हटाना और हमारे देश को एक पीसफुल कंट्री बनाना, एक सेफ कंट्री बनाना, ये सभी चैलेंजेस जो है वो उन सभी को फेस करते हुए ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, तो ये वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं जिनके बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम हो रहा था। ठीक, चलिए अब ये सभी पॉइंट्स हैं, इनको आप और इलैबोरेट कर सकते हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स में आप इस तरीके से बना सकते हैं और फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो भी बहुत एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके आंसर को लिखने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी,
सो हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक टू रिजॉल्व द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ठीक है, तो क्या कंट्रोवर्सी थी भाई? कंट्रोवर्सी ये थी कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, क्या वो हिंदी होगी, क्या वो उर्दू होगी, या फिर वो कोई और रीजनल लैंग्वेज होगी, या फिर इंग्लिश होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकर्स जो हैं दोनों रीजन्स के बीच में एक बहुत अच्छा डिबेट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ था। ठीक है, अब क्या स्टेप्स लिए गए इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले क्या किया गया कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि हमारे देश के सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारा जो वर्क है वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, विच विल कंसिडर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन उसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, बाकी नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के ऊपर या लोगों के ऊपर उसे इम्पोज नहीं किया गया जबरदस्ती। ठीक है, so the assembly decided that Hindi in the Devanagari script would be the official language of India, but it would not be declared as the national language to avoid the resentment from the non-Hindi speaking states. देन बात करी जाए इंग्लिश जो है उसका भी टेम्परेरी यूज किया गया फॉर द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई 15 सालों तक हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है वो यहाँ पर साथ साथ चलेंगी, और 15 सालों के बाद धीरे धीरे हम जो है वो हिंदी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्या बताया गया? प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि जो रीजनल स्टेट्स थी जहाँ पर हिंदी यूज नहीं करी जा रही है तो वो इंग्लिश के साथ अपनी एक स्टेट लैंग्वेज, अपनी एक रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंटल वर्क को करने के लिए। उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच हमने यहाँ पर देखा कि ताकि कम्युनल वॉयलेंस ना हो, ताकि लिंग्विस्टिक राइट्स ना हो हमारी कंट्री में। इस कारण से बात करी गई कि दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो एक साथ आएंगे, किसी भी जगह पर हिंदी को फोर्सफुली इंपोज जो है वो नहीं किया गया। लैंग्वेज कमेटी ने इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा हुआ था। देन अपीजिंग द कंसर्न ऑफ द साउथ, अब यहाँ पर उन्हें पता था कि भाई साउथ से कई सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, इस कारण से उन्होंने इस तरीके के डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिए हुए थे कि पहले जब हिंदुस्तानी थी इसमें हिंदी, उर्दू और कई तरीके की लैंग्वेजेस जो थी उनके वर्ड्स यहाँ पर लिए हुए थे, लेकिन अब क्योंकि हिंदी क्या बन चुकी थी, हिंदुस्तानी क्या बन चुकी थी, संस्कृताइज हिंदी और उर्दू पर्शियनाइज उर्दू, तो इस कारण से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज में डाली गई उसके कारण साउथ इंडिया के जो लोग थे वो इस बात से नाराज थे। ठीक है, अब आउटकम क्या हुआ? आउटकम हुआ कॉम्प्रोमाइज का कि भाई दोनों ग्रुप जो हैं उन्हें यहाँ पर इंश्योर किया गया, नेशनल यूनिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया, और लिंग्विस्टिक राइट जो है उन्हें कहीं ना कहीं उसके चांसेस जो हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि खत्म कर दिए गए। नाउ हाउएवर, अभी भी अगर आप बात करें तो ये जो लिंग्विस्टिक इशू है ये अभी भी आप बोल सकते हो कंटेंटिशियस है कि भाई अभी भी इसको लेकर बहुत सारे विवाद हमारे देश में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑप्रेस्ड ग्रुप। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई ये जो ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं, चाहे फिर वो सोशली हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिर वो आप बोल सकते हो रिलीजियस हो, इन सभी ऑप्रेस्ड ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए क्या डिसीजंस लिए गए थे वो यहाँ पर आपको बताना। तो सबसे पहले बात करी जाए कि इनकी एनजी रंगा साहब की, जिन्होंने क्या बोला कि अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको रिलीजियस माइनॉरिटी को काउंट नहीं करना है, उसमें आप उस मेजॉरिटी ग्रुप को काउंट करिए जो आप ही के देश में रहता हुआ है, वो मास है आपके देश का, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे समय से उसे ऑप्रेस, डिप्रेस और सप्रेस किया गया था। तो अगर आप हमारे देश के लोगों को राइट्स देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इन राइट्स को प्रोवाइड करने से पहले आप उन्हें कुछ ऐसे सेफगार्ड प्रोवाइड करिए, आप उन्हें ऐसे कुछ मीन्स एंड मटेरियल्स प्रोवाइड करिए ताकि वो अपनी लाइफ के जो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन्हें वहाँ पर अवेल कर सके और इन राइट्स को इंजॉय कर सके प्रॉपरली। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रंगा द फंडामेंटल राइट्स टू लिव, अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सिविल लिबर्टीज एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मीनिंगलेस till they will be enjoyed। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात करी having weak laws in place the poor are subject to the systematic exploitation by money lenders, जमींदार्स and reduced to near level of bonded slavers। ठीक है, कि अगर आप उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो जैसा हाल उनका ब्रिटिशर्स के समय था वैसा ही हाल हमारे आज़ाद देश में भी उनका होने वाला है। ठीक, उसके बाद उन्होंने बात करी कि अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करें तो क्या जरूरी है कि हम उन्हें कुछ ऐसे प्रॉप्स दें, एक लेडर दें, मीन्स एंड मटेरियल्स दें जिनकी वजह से उनके जो एलिमेंट्री आप बोल सकते हो कि जो नेसेसिटीज हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो सके। देन बात करी जाए जयपाल सिंह की, तो उन्होंने यहाँ पर बात करी किसकी? ट्राइबल्स की, कि ट्राइबल्स वो जो लंबे समय तक इस देश का पार्ट है लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के अलावा, सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो कि एलिनिएशन के अलावा उन्होंने हमारे देश में और कुछ नहीं देखा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने बात किया कि भाई फॉरेस्ट में रहते हैं लेकिन अभी भी लोग जो है वो उन्हें क्या समझते हैं? समाज का हिस्सा नहीं समझते हैं। सो दैट इज व्हाई ही एम्फसाइज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द ट्राइबल्स, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस असेंबली में पार्टिसिपेट कर सके, अपने जो बोल सकते हो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो आइडियाज हैं वो इस असेंबली में लेकर आ सके, अपनी डिमांड्स इस फ्लोर तक उतार सके।
Now Nagappa and other members of the depressed caste untouchables favored the protection and the removal of social disabilities। ठीक है, तो डिप्रेस क्लासेस जो है उन्हें भी यहाँ पर दिया गया कि वो इस तरीके से जो अलग अलग एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे थे इतने सालों तक, वो सभी चीज़ें जो हैं वो उन्हें हटा दी जाएं और उन्हें भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म, जो एक जस्टिफाइड प्लेटफॉर्म जो है वो भी हमारे देश में मिले। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला सोर्स है दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। तो यहाँ पर सोमनाथ लहरी जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके बाद अपनी स्पीच देते हैं और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप हमारे देश का संविधान बनाने तो निकले हुए हैं, लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि इस समय हमारे देश पर किसका हाथ है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया क्योंकि अभी हमारा देश जो है वो आज़ाद नहीं है, दैट इज अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ठीक है, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होने के कारण ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हमारे देश को आज़ाद करें और उसके बाद हमारे देश का संविधान बनाएं। तो इस बारे में ये जो पूरा सोर्स है जो आपको दिया गया है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने हैं वो और देख लीजिए। तो सबसे पहले बात हो रही है हु वाज सोमनाथ लहरी। तो कौन है भाई, बहुत ही फेमस लीडर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ही वाज अ सोशलिस्ट लीडर। व्हाई डिड सोमनाथ लहरी कांग्रेचुलेट पंडित नेहरू। क्यों कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ था कि ही कांग्रेचुलेट बिकॉज ही नेहरू डिक्लेयर्ड नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, लेकिन इम्पोजिशन जो था जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई थी। Now, explain in brief the intention of the British in not framing the constitution beforehand। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया लिमिटेशन आपको बतानी है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि भाई इंडिया और जो पाकिस्तान है वो अब दो सेपरेट नेशन बन जाएं और दोनों जो हैं वो आपस में इसी तरीके से लड़ते रहें, एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहें। इस कारण से ब्रिटिशर्स जो हैं वो चाहते थे कि उनके रहते रहते ही हमारे देश का जो संविधान है वो बनना शुरू हो जाए। ठीक है जी, चलिए अगला सोर्स देखें। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडियल टू द माइनॉरिटीज। अब ये जो है ये कहा हुआ था किसने, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, और यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि जब तक हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट होगा तब तक हमारा देश जो है वो कभी भी एक यूनिफाइड नेशन नहीं बन सकता। ठीक है, दिस इज अ सुसाइडियल फॉर माइनॉरिटीज, क्योंकि वो कभी भी हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसका पार्ट नहीं बनेंगे, वो हमेशा ही एलिनिएटेड रहेंगे, हमेशा ही बैकवर्ड रहेंगे। ठीक है जी, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने हैं वो देखते हैं। सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट गोविंद वल्लभ पंत अपोज्ड टू। किस आइडिया को वो अपोज कर रहे हैं। सो व्हेन ही अपोजिंग दैट व्हेन द पीपल इन रीजन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजन, कास्ट एंड जेंडर, तो उन्हें जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो यहाँ पर वो अपने इलेक्टोरेट के लिए वोट कर रहे हैं, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर आपको दी हुई है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डज वल्लभ पंत कॉल सेपरेट इलेक्टोरेट सोसाइटल टू द माइनॉरिटीज। क्यों, क्योंकि भाई इस वजह से वो हमेशा ही क्या रहेंगे, बैकवर्ड रहेंगे, कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे देश में इंटीग्रेट नहीं हो सकते। Then explain the counter arguments in favor of the separate electorate as P. बोकर बहादुर put forward। अब separate electorate के आप बोल सकते हो towards या उसके pro में, फेवर में जो यहाँ पर P. बोकर बहादुर ने यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर बहादुर साहब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमारा देश है इसमें अगर माइनॉरिटी को कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट है, क्योंकि उसी ही की वजह से हमारे लोग जो हों वो हमारे लिए लॉज बनाएंगे और तभी हम माइनॉरिटीज जो है वो हमारे देश में, इस देश में प्रोटेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो बी पोकर बहादुर साहब जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताया कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर आते हैं और उस मोमेंटियस रेजोल्यूशन से किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को डिफाइन किया था उन्होंने, वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है बेटा कि सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ समय से एक चेंज इन पैटर्न देखने को मिला है जिसमें ये पता चला है कि आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को उठाकर भी आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भी आपको यहाँ पर चीजें करनी है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के अंदर से ही आने वाले हैं, बस आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। So write about the concern that Jaipal Singh of the Constituent Assembly raised regarding the objective resolution। जयपाल सिंह की कंसर्न क्या थी कि भाई ट्राइबल्स जो हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है हमारे देश में, उनको आपको सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने हैं। देन राइट वन प्लेज दैट गारंटेड ऑल सिटीजंस बाय दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या प्लेज दी गई थी सिटीजंस को कि जस्टिस प्रोवाइड करी जाएगी, इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी, सोशल इकोनॉमिक एंड आप बोल सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे देश के सिटीजंस को यहाँ पर दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर यूज्ड टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो आइडियल्स हैं उन्हें क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये वही आप बोल सकते हो प्रिंसिपल्स जो हैं जिसे हमारी सोसाइटी बहुत लंबे समय से चाह रही थी कि जब हमारा देश बनेगा तो उस देश को बनाते समय हम इन आइडियल्स को प्रैक्टिस करेंगे, इन आइडियल्स को हम अडॉप्ट करेंगे। और इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियर कर दिए गए कि किन आइडियल्स के ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए नाउ एक और क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ टू ग्रुप्स हुज अथॉरिटी वुड हैव बीन चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ द आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़कर समझकर आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी दो अथॉरिटीज हैं जिनके जो पावर है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगा। तो सबसे पहले कौन होंगे, सबसे पहले होंगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमारे देश को हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट बोला, सॉवरेन बोला। और दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज हुई यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि भाई अब हमारा देश जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री होगा। यहाँ पर इस तरीके से डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं होंगे, कोई राजा रजवाड़े नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक देश होगा, एक गवर्नमेंट होगी और वही हमारे पूरे देश को क्या करने वाली है, कंट्रोल करने वाली है। तो ये था भाई हमारा इस चैप्टर का चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।